तो जैसा कि आप लोग को पता था, हम लोग का मॉडल एक्टिविटी टास्क का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड करने वाले थे। तो इस वीडियो में हम लोग जो होगा हिंदी विषय जो है हमारा, उसी का जो मॉडल एक्टिविटी टास्क है जो पार्ट 1 दिया गया था आप लोग को, उसी के सॉल्यूशन को देखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक जो पेपर है, क्वेश्चन है, उसको देखा होगा तो उसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। उसी को सीरियल वाइज हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है, उसी सबको समझ के अच्छे से लिख लेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पे आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा और क्वेश्चन को ध्यान से एक बार समझ के पढ़ लीजिए और उसके बाद यहाँ पे उसके सॉल्यूशन को देख लीजिए। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो हम लोग का टोटल 8 क्वेश्चन है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। क्या लिखा है, कौन नंबर क्वेश्चन क्या है, रैदास के पद पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। रैदास का जो पद है, उसको चैप्टर है, उसके आधारित कुछ एमसीक्यू दिए गए, उसी का आपको उत्तर देना है। तो 1 नंबर देखिए क्या लिखा है, रैदास किस कार्य से संबंधित थे। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा आप लोग को पता है, चम्रकार। तो यहाँ पे जो चम्रकार है उस पर टिक कर लीजिएगा या फिर ऐसे करके उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या लिखा है, यदि भगवान चंदन है तो रैदास क्या है, पानी है। यहाँ पे ऐसे टिक कर सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं या फिर दोनों आप कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, रैदास की मति कैसी है, तो आंसर क्या होगा इसका, चंचल, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए खो नंबर क्या है हम लोग का, धूमकेतु निबंध के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो धूमकेतु निबंध है उससे आधारित कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसी का आपको सॉल्यूशन को देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉमेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है। तो यहाँ पे आपको उत्तर लिखा है, क्या लिखा है, कॉमेट शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के कोमेते शब्द से हुई है, ये आपको उत्तर लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, बारहमीर ने धूमकेतु के बारे में क्या लिखा है। तो बारहमीर ने धूमकेतु के बारे में जो भी लिखा, अगर आप धूमकेतु चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग को पता ही होगा, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए बारहमीर ने धूमकेतु के बारे में क्या लिखा है। यहाँ पे आराम से इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीखे ब्राहे कौन थे। ठीक है, तो ये भी धूमकेतु से ही रिलेटेड है, धूमकेतु चैप्टर के से ही रिलेटेड है। देखिए यूरोप के महान ज्योतिष थे तीखे ब्राहे। ठीक है, तीखे ब्राहे कौन थे, यूरोप जो देश है वहाँ के महान ज्योतिषी थे। ठीक है, तीखे ब्राहे जिन्होंने यह सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर है, चंद्रमा से भी बहुत ज़्यादा दूर है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हेली का धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा। तो आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर, तो आपको पता होगा कि 75-76 साल बाद हेली का धूमकेतु दिखाई देता है, और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2062 में जो हेली का धूमकेतु है वो फिर से दिखाई देगा हम लोग को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग का दूसरा जो क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन में उतना सारा क्वेश्चन था, रैदास और धूमकेतु से मिलाकर 1 नंबर क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। ठीक है, हम लोग को क्या संदेश मिलता है, क्या प्रेरणा मिलता है, इसी चीज को लिखना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ईश्वरवादी कवि थे, इनके अनुसार परिस्थितियों माने यही लिखा गया जैसा हम लोग पढ़े होंगे या आप भी कविता पढ़े होंगे। तो क्या लिखा कविता में, क्या मोटिव क्या था कविता का, क्या जितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, ठीक है, हमें भगवान पे भरोसा, जो हम लोग का अडिग विश्वास है, उसको कभी नहीं खोना चाहिए। अपने पुरुषार्थ, अपने बल पे ही क्या करना चाहिए, मुसीबतों का, विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए, और हर परिस्थिति में हमें भगवान पे आस लगाना चाहिए, भरोसा लगाए रहना चाहिए। ठीक है, यही सब यहाँ पे लिखा है, तो इसको समझ के अच्छे से पढ़ के लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, कैरेक्टर का चित्रण करना है, चरित्र चित्रण। ठीक है, तो चरित्र चित्रण पे हम लोग अभी तक एक क्वेश्चन भी नहीं किया। अगर आप लोगों ने किया होगा तो आप लोग को पता है, जो कहानी पढ़ते हैं हम लोग, जैसे लहना सिंह हम लोग अभी पढ़ रहे हैं या आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो लहना सिंह के बारे में कौन कौन सी अच्छी बातें है जो आपको अच्छी लगे, जो उसके चरित्र को सार्थक बनाती है। ठीक है, उन सब बातों को हम लोग पॉइंट के माध्यम से यहाँ लिख लेंगे। जैसे लहना सिंह क्या है, एक बहादुर सैनिक है, और लहना सिंह बहादुर सैनिक ये पॉइंट दिए हैं, तो लहना सिंह बहादुर सैनिक क्यों है, कहानी पे आपको क्या पढ़ के पता चला कि लहना सिंह बहादुर सैनिक है, उसी चीज को हम लोग ऐसे लाइन बाई करके सजा के लिखे। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, अच्छे से पढ़िएगा, इसको समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं लहना सिंह के चरित्र के बारे में। तो बुद्धिमान सिपाही है, लहना सिंह क्या है, एक बुद्धिमान सिपाही। अब लहना सिंह बुद्धिमान सिपाही कैसे है, ये कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता ही होगा, लहना सिंह किस प्रकार से अपनी बुद्धिमानी से अपनी जो पलटन है उसकी जान बचाता है, उन सबकी रक्षा करता है। तो ये सब कैसे हुआ, ठीक
ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे लाइन बाई लिखा है, तो इसको भी पढ़िएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोग तीसरा देखते हैं, कष्ट सहिष्णुता, मतलब दुख को, कष्ट को सहने वाला। लहना सिंह एक ऐसा सिपाही था जो बहुत दुखों को, कष्टों को सहता था, और ये भी चीज़ें आपको कहानी पढ़ने के बाद पता चल जाएगी। उसी चीज़ को हम लोग पॉइंट वाइज ऐसे लिखे हैं। लास्ट देखते हैं हम लोग, आदर्श प्रेमी। लहना सिंह क्या था? एक आदर्श प्रेमी था, उसके प्रेम के बारे में ही पूरी कहानी है, ठीक है। उसने कहा था, उसमें सूबेदारनी ने कुछ कहता है, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी वो दे देता है, इससे पता चलता है वो एक आदर्श प्रेमी है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट बाय उसी को सजा के लिख दिए हैं, ठीक है। तो इन 4 पॉइंटों के माध्यम से हम लोग जो लहना सिंह है उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, उसके चरित्र को, चित्रण को लिख सकते हैं। आप लोग भी इसी सीरियल बाय इसको लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है? चौथा क्वेश्चन जो हम लोग का, देखिए क्या लिखा है, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। मार्मिकता क्या होता है? मतलब ऐसा कोई फिल्म होता है ना जिसको देख के आपको दुख हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, आप थोड़ा रोने लगते हैं, उस टाइप को फिल्म को बोलेंगे हम मार्मिक फिल्म है। तो ये जो कहानी है नन्हा संगीतकार, ये कहानी मार्मिक है, मतलब ऐसा कहानी है जो लास्ट तक पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा दुख हो जाए, ठीक है, आप थोड़ा उदास हो जाए, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि नन्हा संगीतकार ऐसा कहानी है जिसको पढ़ने के बाद आपका मन उदास हो जाता है? हाँ, हो जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है? आपको क्या क्या पॉइंट लगता है, क्या क्या आप कहानी में समझे हैं जिसके माध्यम से आपको लगता है ये मार्मिक कहानी है? उसी चीज को हम लोग सीरियल बाय यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखा है, इसके बाद भी लिखा है, देखिए यहाँ तक टोटल आप लोग लिख सकते हैं। इसको पढ़ के जैसे सारांश टाइप का होता है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सीरियल बाय आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दीपदान एकांकी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जो दीपदान हमारा एकांकी है उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसको हमको स्पष्ट करना है। तो दीपदान एकांकी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि एक पन्नाधाई है, किस प्रकार से पन्नाधाई ने क्या अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। तो उस कहानी के दीपदान जो एकांकी है उसके माध्यम से हमें बताया जाता है कि जो राष्ट्र प्रेम होता है, अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, देश प्रेम होता है, वो किसी भी पुत्र पति के प्रेम से अधिक होता है। इसी चीज को समझाने का प्रयास लेखक ने हमारे दीपदान एकांकी माध्यम से किया। उसी चीज को हम लोग ऐसे सजा के लिख सकते हैं। आप लोग इसे पढ़िएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, तीसरी कसम की नायिका हीराबाई का चरित्र चित्रण करें। हीराबाई का चरित्र जो आपकी सहायक पुस्तिका है उसमें तीसरी कसम एक कहानी है, उसी में जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, जो नायिका है, ठीक है, उसका नाम क्या? हीराबाई। उसी का चरित्र चित्रण करना है। जैसे हम लोगों ने लहना सिंह के चरित्र चित्रण किया था, उसी प्रकार हम लोग जो हीराबाई है उसके भी चरित्र चित्रण को विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं, ठीक है। स्नेहिल मतलब दूसरों को प्रेम करने वाली, ठीक है। तो जो ये कहानी पढ़िएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगी क्यों से स्नेहिल कहा गया है, दूसरे को प्रेम करने वाली कहा गया है, ठीक है। इसको आप यहाँ आराम से पढ़िएगा, इस लाइनों को आराम से पढ़िएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, क्या है? भावुक। जो हीराबाई थी बहुत ही भावुक थी, भावुक समझते हो ना तुम लोग, ठीक है, वो बहुत भावुक थी, इमोशनल थी। अब वो इमोशनल क्यों थी, भावुक क्यों थी, इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको ये लाइन पढ़ेगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, संस्कारवान। जो हीराबाई थी वो एक नर्तकी थी, ठीक है, डांसर थी, ठीक है, लेकिन तब भी उसके अंदर से वो संस्कार थे, वो बहुत कूट औरों की तुलना में बहुत ज़्यादा थे। अब ये हम क्यों बोल रहे हैं, इन पॉइंटों के माध्यम से आप किताब से पढ़िएगा या फिर इन पॉइंटों को पढ़िएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्यों यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया कि हीराबाई संस्कारवान थी, मतलब उसके अंदर संस्कार था, ठीक है। मानवीयता से युक्त, ठीक है, मानवीय जो मूल्य होता है, ठीक है, मानव का जो मूल्य होता है, ठीक है, उन सब चीज़ों से उसके अंदर ये सब चीज़ें भरी हुई थी। दया माया जो होता है, ये सब चीज़ें हीराबाई के अंदर भरी हुई थी। इन पॉइंटों के माध्यम से हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो हुआ, आगे देखते हैं, कुछ है नहीं, ये हमारा जो हीराबाई है उसको ये 4 पॉइंटों के माध्यम से हम लोग हीराबाई के जो चरित्र है उसके भी चित्रण हम लोग कर चुके हैं। और ये हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपका कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको पढ़ के आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश को पढ़िएगा, आराम से इसको पढ़िएगा, ठीक है, और इसका उत्तर यहाँ पे हिंदी में आराम से यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको पढ़ के एक बार इसको समझ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन जो है हमारा ग्रामर व्याकरण बेस पे, हिंदी व्याकरण बेस पे है, ठीक है। तो पहला क्या है, को नंबर 8 में को नंबर क्या है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम एवं विभक्ति चिन्ह लिखे, ठीक है। तो आप लोग को पता है कारक टोटल 8 प्रकार के होते हैं। तो इधर क्या लिखा है, 8 प्रकार के कारक का नाम लिखा है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। इसका विभक्ति चिन्ह भी कुछ होता है, ठीक है। ये यहाँ पे साइड बाय लिखा है, जैसे कर्ता कारक है उसका विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का को होता है, करण कारक का से या के द्वारा होता है, संप्रदान को को के लिए
अपदांश से होता है, संबंध का के की होता है, अधिकरण में पर होता है और संबोधन हे अरे होता है। ठीक है, ये सब चीजें है। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हुआ 8 नंबर का को का उत्तर। कारक कितने प्रकार के? 8 प्रकार का होता है। ये कारक का नाम है और उसके जो विभक्ति चिन्ह बोला यहाँ पे वो साइड में लिखा गया है, तो इसको आप लोग ऐसे ही उतार लीजिएगा। आगे देखते हैं, तो हम लोग का जो 8 नंबर का खो का जो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। समाज से आप क्या समझते हो? कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समाज में अंतर क्या है? तो 2 या 2 से अधिक पद जब अपने जो विभक्ति चिन्ह अभी पढ़े थे उसके बिना जब 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाया जाता है, ठीक है, उसे हम जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में जब व्याकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे समाज की जो परिभाषा है वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये समाज की परिभाषा है। समाज किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर मिलते हैं तो उन पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, समाज के प्रकार है कर्मधारय समाज और बहुब्रीहि समाज। समाज के अंदर प्रकार है, जैसे कारक के 8 प्रकार है उसी पर समाज जो है उसके भी विभिन्न प्रकार है। उसी में जो कर्मधारय समाज और बहुब्रीहि समाज में क्या अंतर है, बेसिक क्या अंतर है, उसी चीज को हम लोग को ये करना है। ख नंबर में ये क्वेश्चन भी दिया गया है, तो आप लोग यहाँ आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कर्मधारय समाज और बहुब्रीहि समाज में क्या अंतर है, देखिए इसको हम पढ़ देते हैं। इन दोनों समाजों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना। विग्रह मतलब आप लोग को पता नहीं होगा, तोड़ना। विग्रह मतलब तोड़ना होता है, उतना अभी डेप्थ में मत जाओ, जब व्याकरण करवाएंगे तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं। चाहिए कर्मधारय समाज में एक पद विशेषण और उपमान होता है और दूसरा पद विशेष और उपमेय होता है। जैसे नील गगन में नील विशेषण है तथा गगन विशेष है, इसी तरह चरण कमल में चरण उपमेय है और कमल उपमान है। ठीक है, अतः ये दोनों उदाहरण कर्मधारय समाज के हैं। बहुब्रीहि समाज में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर चक्र की धारण करता है, चक्र को धारण करता है, जो अर्थात श्री कृष्ण को यहाँ पे चक्रधर बोला गया। चक्र आप लोग को पता ही है। ठीक है, चक्र को जो धारण करते हैं उन्हीं को क्या कहा गया है? चक्रधर कहा गया है। तो यहाँ पे हम लोग का जो एक्टिविटी टास्क था हिंदी का, वो एक्टिविटी टास्क टोटल आप लोग को पार्ट 1 मतलब एक ही पेपर अभी दिया गया है, तो उसके जो टोटल सोल्यूशन है उसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आप लोग इसे क्या कीजिएगा, सीरियल बाय ऐसे लिख लीजिएगा, कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसको उतार लीजिएगा और रख लीजिएगा। जब भी आपका स्कूल सबमिट करने बोले तो वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। और जब भी पार्ट 2 हिंदी का पार्ट 2 या पार्ट 3 जब भी आएगा उसका सॉल्यूशन हम आपको तुरंत यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो इसका जो आपको यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं, इसका जो पीडीएफ रहेगा पीडीएफ रहेगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। आप लोग को समझ में आ ही चुका होगा। क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग ब्लैक से, उसका उत्तर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ब्लू से। इस प्रकार से थोड़ा सजा के आप उसको लिख सकते हैं। लिख के जल्दी से इसको खत्म कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपना जो मेन सिलेबस चल रहा था उस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।